अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो व्यूवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है कि हमें जो फ्रैक्शन दी गई है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो कैसे देखेंगे हम बेटा? एक्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे, नॉमिनेटर में कितनी है 3 है और डिनोमिनेटर में 4 है। जब जैसे मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो 4 आएगी पावर बेटा। तो नॉमिनेटर में पावर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब है हमें जो फ्रैक्शन दी गई है वो क्या है? वो फ्रैक्शन हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद हमने देखना होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए गए हैं वो कैसे हैं। तो बेटा जो डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर दिए गए हैं वो इररिड्यूसिबल, क्वाड्रेटिक और रिपीटेड फैक्टर हैं। तो रिपीटेड फैक्टर्स को हम कैसे लिखा करते हैं? एक बार सिंगल लिखा करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक बार हम इसे डबल लिखा करते हैं, यानी कि होल के स्क्वायर में लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्यूब आएगा तो तीसरी बार हम क्यूब में लिखेंगे फिर जाकर, ओके। और ऊपर क्या लिखेंगे? क्योंकि नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर आएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी। क्योंकि नीचे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसलिए ऊपर क्या लिखेंगे हम? ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। सेम एज यहाँ पर भी एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो ये बेटे इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ओके। सेकंड स्टेप फिर क्या करना है? हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है इसका बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर, यानी कि हर टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ए एक्स प्लस बी इन टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 टाइम बच जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? सी एक्स प्लस डी बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई हमारे पास बेटा? 2 आ गई। फिर क्या करना होगा हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास आएगा ए एक्स क्यूब। ए एक्स को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 ए एक्स। बी को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर के साथ, तो बी एक्स स्क्वायर। बी को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ, तो 4 बी प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब देखें क्या हमें कोई लीनियर फैक्टर दिया गया है? हमें कोई लीनियर फैक्टर नहीं दिया गया, इसलिए हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हमें सारे के सारे ए बी सी डी यानी कांस्टेंट टर्म्स को, कांस्टेंट फैक्टर्स या कांस्टेंट टर्म्स को हमें कैसे मालूम करना होगा? कंपेयर करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? यहाँ पर 3 आ रही है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब के लिख लेंगे पहले बेटा। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर देखें कितना है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का? ए है। इस एक्स क्यूब का कोई और टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ए का रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से बेटे अब हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट ले लेंगे एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो 0 आ गया उसका कोफिशिएंट। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ रहा है? सिर्फ बी आ रहा है। तो बेटे ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा? ये हमारा बी का आंसर होगा। इसी तरह से हम कोफिशिएंट लेंगे, फिर एक्स के ले लेंगे। मैं यहीं पर ले लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो बेटा एक्स के कोफिशिएंट देखें, यहाँ पर एक्स की टर्म नहीं है, तो 0, और एक्स वाला 4a आ जाएगा यहाँ पर, 4a प्लस सी भी है, सी। तो 0 इज इक्वल टू 4a की जगह पर क्या आ जाएगा? a की वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस सी। तो 0 इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 प्लस सी। तो प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ गया? ये मेरे पास सी का रिज़ल्ट आ गया। अब डी रह गया है मेरे पास,
तो डी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, अब हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी हो गया, एक्स का कोफिशिएंट भी हो गया। अब बची हैं सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स। अब हम कांस्टेंट टर्म्स को लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। कौन सी टर्म्स लेनी है अब हमें, कांस्टेंट टर्म्स। तो देखें कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स वाई जी नहीं होता, यहाँ पर ज़ीरो आएगा हमारे पास कांस्टेंट, यहाँ पर कोई नहीं है कांस्टेंट। ये 4b कांस्टेंट है बेटा, 4b लिख लें यहाँ पर, प्लस ये d कांस्टेंट है तो ये d लिख लें यहाँ पर। 4b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे बेटा, प्लस d आ गया। 0 × 4 0, यानी कि d का आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास बेटे, 0 ही आएगा। ओके, अब ये मेरे पास d का रिज़ल्ट भी आ गया। अब बेटे मुझे क्या चाहिए, मुझे a b c d की वैल्यूज़ कहाँ पर पुट करनी है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 में a b c d की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं पुट ऑल वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 ये वाली इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह पर ए का रिज़ल्ट कितना आएगा 1x, 1 लिखा नहीं करते, प्लस बी क्या है 0 है, तो 0 जब मैं 1 में इस x में 0 ऐड करूँगा तो x ही आएगा। प्लस सी का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास -4, ये मैंने माइनस लिख दिया 4, और एक्स डी का रिज़ल्ट फिर 0 है मेरे पास, तो 0 नहीं लिखूँगा, डिवाइड बाय क्या आ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। इस तरह से बेटे हमने अपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है, यानी कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।